back to channel Rasayan Dunya. So in the last video of spectroscopy, we had discussed about the chemical shift in NMR spectroscopy. Now in this video, we are going to start the new topic of NMR spectroscopy, that is spin-spin coupling, or we can say that spin-spin splitting. तो chemical shift में हमने देखा था कि एक हमने TMS के बारे में देखा था, और TMS से जो आपका कोई भी सिग्नल आता है उसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे होते हैं, केमिकल शिफ्ट बोल रहे होते हैं। अब ये जो सिग्नल है ये कैसा आएगा, हम देखें स्टेप वाइज आते जा रहे हैं। पहले हमने देखा शिल्डिंग एंड डीशिल्डिंग इफेक्ट, उसके बाद हम गए केमिकल शिफ्ट पे। केमिकल शिफ्ट पे आते आते हमें सिग्नल है वो ऑब्टेन हो गया, लेकिन ये सिग्नल है ये कैसे ऑब्टेन होंगे और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन सिग्नल्स की हम बोलें कि जो शार्पनेस होती है, या फिर सिग्नल सिंगलेट होगा, डबलेट होगा, ट्रिपलेट होगा, ये कैसे हम इन चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमें कौन बताता है, स्पिन स्पिन कपलिंग या फिर स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग बताता है। तो देखिए जनरली आपने जो सिग्नल्स देखे होते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कभी किसी ने एनएमआर स्पेक्ट्रा यदि ऑब्जर्व किया है, इनकेस नहीं किया होगा, बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली नहीं किया होगा, बट हाँ वैसे यदि आपने कहीं देखा है किसी रिसर्च पेपर वगैरह में, यदि आपने एनएमआर स्पेक्ट्रा देखा है तो वो कुछ ऐसा सा होता है कि यहाँ से, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो टीएमएस की पीक होती है वो कुछ ऐसी सी आती है, 0 पे आती है, ठीक है, ये होगी आपकी टीएमएस की पीक। कुछ ऐसे सिग्नल होते हैं, फिर हम यदि बात करें तो कुछ सिग्नल्स हैं वो ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, फिर यदि हम बात करें तो कुछ सिग्नल्स हैं वो ऐसे हो जाते हैं। तो ये जो सिग्नल्स हैं ये ऐसे ऑब्टेन क्यों होते हैं, क्या रीजन है इनका कि कहीं पे तो सिग्नल है वो एक ही पीक दिखा रहा है, कहीं पे 3 पीक दिखा रहा है, फिर कुछ पीक छोटी है कुछ पीक बड़ी है, ये ऐसा होता क्यों, रीजन क्या है, तो वो चीज हमें यहाँ से देखनी है। और उस चीज को एक्सप्लेन कौन करता है, कपलिंग, स्पिन स्पिन कपलिंग एक्सप्लेन करता है। जब मैंने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो आपका प्रोटॉन होता है, आइदर वी कैन से कोई भी जो आपकी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती है वो क्या करती है, स्पिन करती है, ठीक है, उसका क्या होता है, एक डेफिनेट स्पिन होता है। और ये जो स्पिन है ये खुद तक लिमिटेड नहीं रहता, ठीक है, खुद तक लिमिटेड नहीं रहता, एक दूसरे की लाइफ में भी टांगा रहता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, या फिर हम बोले कि कोई दो दोस्त हैं, ठीक है, तो एक जो दोस्त है उसकी एक्टिविटीज है वो दूसरे दोस्त को इन मोस्ट ऑफ केसेस इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है, एक दोस्त की एक्टिविटीज है वो दूसरे दोस्त को मोस्ट ऑफ केसेस में इन्फ्लुएंस करती हैं, नॉट ऑल टाइम, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कहीं कमेंट सेक्शन में बोलने लग जाओ नहीं मैम ऐसा तो नहीं होता, मैं जैसे एक एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऐसा जनरल केसेस में होता है कि कभी भी 2 लोग 3 लोग 4 लोग जब साथ रह रहे हैं तो उनका जो ग्रुप है वो क्या करता है, उसमें से एक यदि कुछ कर रहा है तो दूसरे की भी एक्टिविटीज है वो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं पे इन्फ्लुएंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ने यदि कार ली है तो दूसरा भी कार लेने की सोचेगा, यानी कि इस ऑल अबाउट संगति का असर। जैसे मैंने शिल्डिंग एंड डिशिल्डिंग में भी बताया था कि प्रोटॉन के आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने वाले लोग हैं या फिर इलेक्ट्रॉन लेने वाले लोग हैं, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, प्रोटॉन के सिग्नल को इम्पैक्ट करती हैं। प्रोटॉन का सिग्नल कैसा होगा, कौन सी पोजीशन पे होगा, सिंगलेट होगा या फिर मल्टीप्लेट होगा, डबलेट होगा, ट्रिपलेट होगा, इन सारी चीजों को इम्पैक्ट करती हैं। यानी कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में संगति का असर बहुत मैटर करता है, लाइक अपनी लाइफ की जैसे, ठीक है, जैसे अपनी लाइफ में भी होता है ना संगति का असर, वैसे ही एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी संगति का असर है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब यहां से देखते हैं कि मैंने यहाँ पे देखिए एक सिग्नल है वो तो ऐसा बनाया, दूसरे सिग्नल से वो मैंने कुछ इस टाइप के बनाए। अब माइंड में क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, तो देखिए ऐसा इसलिए होता है कि एक ही कार्बन पे प्रेजेंट जो सिग्नल्स हैं, हम कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो कार्बन की तो हमें बात करनी ही पड़ेगी, वरना तो कार्बन बुरा मान जाएगा, तो बिना कार्बन के तो हम नहीं आगे बढ़ सकते ना। तो देखिए हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पे एक CH3CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड, वेल नोन कंपाउंड है, क्या है आपका, इथाइल ब्रोमाइड। अब इथाइल ब्रोमाइड का यदि हम एनएमआर स्पेक्ट्रम की बात करें तो अभी तक तो एनएमआर का स्पेक्ट्रम आप नहीं बना सकते इथाइल ब्रोमाइड का, जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको 3-4 वीडियोस में दी है उसके बेसिस पे तो नहीं बना सकते कम से कम। अब इस वाले वीडियो में मैं आपको और थोड़ा बताऊंगी, उसके बाद आप किसी भी अननोन कंपाउंड का स्पेक्ट्रम है आई थिंक सो बना सकते हैं। अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले कोई भी कंपाउंड देखोगे तो उसमें देखोगे आप प्रोटॉन्स कितने टाइप के हैं, तो आपको तो सिर्फ एक ही टाइप के प्रोटॉन नजर आ रहे हैं अभी यहाँ पे कि CH3 CH2, ठीक है, आप इसको पूरे को क्या कंसिडर करोगे, इथाइल ग्रुप कंसिडर करोगे, लेकिन बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसे नहीं होता। यदि आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, यदि आप जस्ट ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, रिएक्शन मैकेनिज्म पे जा रहे हो, तो उस वाले केस में ठीक आप इसे इथाइल ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं।
लेकिन जब आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे जा रहे हो, जब मैंने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट किया था तो उसी टाइम बोला था कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट स्पेक्ट्रोस्कोपी टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में, आइडेंटिफाई करने में इवन यूवी और आईआर से भी ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे आप इसे पूरे को एक इथाइल के रूप में कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, तो देखिए आपको यहाँ से दो टाइप के प्रोटॉन्स मिलेंगे। कौन कौन से, देखिए जैसे ही बीच में एक कार्बन आ गया ना तो पूरे के पूरे प्रोटॉन्स की नेचर है वो चेंज हो जाती है। इस वाले कार्बन पे लगे हुए प्रोटॉन्स हैं, ये एक टाइप के प्रोटॉन्स हैं, और इस वाले कार्बन पे प्रोटॉन्स हैं, ये एक टाइप के प्रोटॉन्स हैं। यानी कि आपसे पूछा जाता है कि इथाइल ब्रोमाइड में कितने टाइप के प्रोटॉन्स होते हैं, तो यहाँ से एक तो ये प्रोटॉन्स हो गए और एक ये प्रोटॉन्स हो गए, जिनकी हमने नेमिंग है वो कर दी। एक को प्रोटॉन ए नाम दे दिया और एक को प्रोटॉन बी दे दिया। आप एक को प्रोटॉन 1 दे सकते हैं, दूसरे को प्रोटॉन 2 दे सकते हैं, ये डिपेंडिंग ऑन यू होता है। ठीक है, अब यहाँ से कंसेप्ट आपको समझने की कोशिश करनी है कि मैंने यहाँ पे प्रोटॉन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। यदि मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन अप करके लिख दूं तो ये कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाएगी, CH अब देखिए ये जो दो प्रोटॉन्स हैं इनका एनवायरमेंट एक जैसा है, और ये जो 3 प्रोटॉन्स हैं इनका एनवायरमेंट है वो एक जैसा है। सिर्फ यही से आपको पूरा का पूरा स्पिन स्प्लिटिंग है वो समझ आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है एक्चुअल कंसेप्ट। यहाँ पे अब कुछ लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा कि मैम प्रोटॉन्स तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये 3 अलग टाइप के प्रोटॉन्स नहीं है, ये तीनों एक ही कार्बन पे प्रेजेंट हैं, तो इन तीनों प्रोटॉन्स का नेचर है वो एक जैसा होगा, और इन तीनों प्रोटॉन्स के लिए एक ही सिग्नल ऑब्टेन होगा। इन तीनों प्रोटॉन्स के लिए क्या होगा, एक ही सिग्नल होगा। ये एनएमआर जब रेडियो वेव रीजन में, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रेडियो वेव रीजन में सिर्फ एक ही जगह एब्जॉर्प्शन दिखाएंगे और तीनों प्रोटॉन के लिए एक ही सिग्नल ऑब्टेन होगा। लेकिन ऐसा होने से कौन रोक रहा है, ऐसा होने से कौन रोक रहा है? देखिए यदि हम बात करें, यदि आपको स्पिन स्प्लिटिंग का कंसेप्ट नहीं पता है तो चलिए आपने 2 टाइप के प्रोटॉन्स तक आप आ गए कि 2 टाइप के प्रोटॉन्स हैं, तो एक सिग्नल इन 3 प्रोटॉन्स के लिए बन गया और दूसरा सिग्नल है वो इन 2 प्रोटॉन्स के लिए बन गया। यदि हम थ्योरेटिकल बेसिस की बात करें तो यहाँ पे इस वाले कंपाउंड में सिर्फ 2 सिग्नल बनने चाहिए थे और दोनों सिग्नल सिंगलेट की फॉर्म में होने चाहिए थे। एक सिग्नल है वो अराउंड यहाँ से 1 ppm पे बन जाता और दूसरा है वो 2 ppm पे बन जाता। दूसरा 2 ppm पे क्यों बन जाता, यहाँ से देखिए आपका पिछले वाला कंसेप्ट है उसका रिवीजन भी हो रहा है। दूसरा 2 ppm पे क्यों बन जाता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे Br लगा हुआ है, और Br क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप होता है, और माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ यदि ये करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो प्रोटॉन्स की क्या होगी, डीशिल्डिंग होगी, और डीशिल्डिंग होगी तो डिशिल्डिंग होगी तो आपका जो सिग्नल है वो कहाँ पे जाएगा, अप फील्ड में जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि हायर डेल वैल्यू पे जाएगा। टीएमएस से इधर आएगा, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू वो क्या होगी, ज्यादा होगी, ऐसा होता है। अब देखिए यहाँ से, लेकिन जब हम इथाइल ब्रोमाइड का स्पेक्ट्रा, एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें नंबर ऑफ सिग्नल्स है वो तो 2 ही होता है, नंबर ऑफ सिग्नल्स है वो तो 2 ही होता है कि यहाँ से 2 ही सिग्नल ऑब्टेन होते हैं, बट ना ही तो ये जो वैल्यू है, ये जो डेल्टा की डेल वैल्यूज हैं, ये ऐसी ऑब्टेन होती है कि 1 ppm और 2 ppm पे, ये भी ऐसा नहीं होता। प्लस दूसरी चीज जो हम अज्यूम कर रहे थे कि सिग्नल्स हैं वो क्या होंगे, सिंगलेट की फॉर्म में ऑब्टेन होंगे, वो भी नहीं हो रहा। यहाँ से जो सिग्नल्स हैं वो क्या होता है, स्प्लिट होते हैं। और अब माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, क्यों सिग्नल्स हैं वो 2 सिग्नल सिंगलेट की फॉर्म में ना आके, और यहाँ से एक्चुअल में यदि मैं इथाइल ब्रोमाइड के स्पेक्ट्रा की बात करूं तो वो आपको कुछ इस टाइप से ऑब्टेन होता है। देखिए मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ इथाइल ब्रोमाइड का स्पेक्ट्रा, देन हम यहाँ से स्पिन स्प्लिटिंग पे मूव करेंगे सो दैट आपको अच्छे से समझ आ सके। पहले यहाँ से क्वेश्चन ये आया कि जब स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किया हमने कि ये तो ऐसा होना चाहिए था बट ये ऐसा ऑब्टेन नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ। अब उस चीज का पता लगाने के लिए हमने आगे जब स्टडीज स्टार्ट की तब हमारे सामने किसका कंसेप्ट आया, यहाँ से तब कंसेप्ट आया स्पिन स्प्लिटिंग का। ठीक है, ऑलवेज देखिए क्या करना होता है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। एंड वन मोर थिंग, कुछ स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम आईआर जो मशीन होती है और यूवी जो मशीन होती है वो एक जैसी होती है क्या, तो बेटा एक जैसे नहीं होती है। हाँ इफ पॉसिबल, आईआर तो इधर ही मेरे पीछे रखा है, मेरे पीछे नहीं इन द सेंस मतलब कैमरा के फ्रंट साइड में रखा है, सॉरी यूवी मशीन, तो कभी पॉसिबल होगा तो मैं यूवी और आईआर दोनों मशीन पे, एनएमआर है वो एनआईटी में नहीं है
तो यूवी और आईआर है, दोनों पे मैं पूरी फंक्शनिंग पे दोनों की वीडियोस हैं वो अपलोड कर दूंगी, सो दैट आप लोगों के लिए थोड़ा सा चीजें आसान होंगी, समझना आसान होगा कि प्रैक्टिकली चीजें कैसे एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो हम बात किसकी कर रहे थे यहाँ से, हम बात कर रहे थे अबाउट द स्पेक्ट्रम, एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये 10 तक हमें जाने की नीड नहीं है क्योंकि उतना आगे तक नहीं जाता है। अब यहां से 0 हर्ट्ज, 100, 200, ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, 300, 400 एंड 500। ठीक है, ये आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब हमें क्या करना है, बनाना स्टार्ट करना है स्पेक्ट्रम। तो जब भी आप कभी भी स्पेक्ट्रम बना रहे हो तो आपको एक जीरो पे ऑलवेज एक सिग्नल बनाना होता है। ये चाहे आप किसी भी कंपाउंड का स्पेक्ट्रम बना रहे हैं, ऑलवेज आपका ये सिग्नल तो आएगा ही आएगा। और इस सिग्नल को हम क्या नाम देते हैं, टीएमएस नाम देते हैं। टीएमएस मैंने केमिकल शिफ्ट में थोड़ा सा कंपाउंड से आपको फैमिलियर कराया था, पूरा इस कंपाउंड के बारे में डिटेल में इससे या फिर इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ऑल अबाउट द टीएमएस। अब टीएमएस का एक सिग्नल तो आपको ऑब्टेन होता है जिसे हम कंपाउंड के सिग्नल्स में कंसिडर नहीं करते। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड सिग्नल होता है। इसी के रिस्पेक्ट में हम यहाँ से मेजर करते हैं कि किसी भी कंपाउंड के लिए केमिकल शिफ्ट वो कितनी होने वाली है। अब जो दूसरा सिग्नल है वो ऑब्टेन कहाँ पे होगा, तो देखिए एक तो ये वाला है CS3 और एक ये वाला है CS2। तो यहाँ पे तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं चलानी है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने बच्चों को देखा है कि अपनी मर्जी से बहुत अच्छे अच्छे स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता है। एक्चुअल में ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो दैट इस वीडियो के बाद में आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्पेक्ट्रम है वो बना पाए। ठीक है, क्योंकि इस वाले में मैं सिल्डिंग, डिसिल्डिंग, केमिकल शिफ्ट और स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग पूरे के पूरे कंसेप्ट है वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि अब दो टाइप के प्रोटॉन्स हैं, CS3 प्रोटॉन्स हैं, CS2 प्रोटॉन्स हैं। तो इनमें पहला सिग्नल है वो किसका आएगा, पहले किसका सिग्नल आएगा, तो देखिए यहाँ पे आपका सिल्डिंग एंड डिसिल्डिंग इफेक्ट है वो काम करेगा। इस वाले प्रोटॉन के साथ में डायरेक्टली अटैच्ड कौन है, ब्रोमीन है। इस वाले कार्बन के साथ में, इस वाले कार्बन के जो प्रोटॉन्स हैं इनके साथ में डायरेक्टली अटैच्ड कौन है, ब्रोमीन है। और ब्रोमीन का माइनस आई इफेक्ट है, तो इन वाले प्रोटॉन्स की क्या हो जाती है, डिसिल्डिंग हो जाती है। इन वाले प्रोटॉन्स की क्या हो जाती है, डिसिल्डिंग हो जाती है। माइनस आई इफेक्ट यहां तक भी आ रहा है, माइनस आई इफेक्ट 4 to 5 कार्बन तक जाता है। माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कम आ रहा है। डिसिल्डिंग इन वाले प्रोटॉन्स की भी हो रही है, लेकिन इन वाले प्रोटॉन्स की डिसिल्डिंग कम हो रही है। तो इन वाले प्रोटॉन्स की डिसिल्डिंग कम हो रही है, तो पहले जो सिग्नल आएगा वो किसका आएगा, इस वाले CS3 के लिए आएगा। ठीक है, पहले जो सिग्नल है वो किसके लिए आएगा, CS3 के लिए आएगा, और उसके बाद किसके लिए आएगा, CS2 के लिए आएगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि CS2 की डिसिल्डिंग है वो ज्यादा हो रही है इन कंपेयर टू CS3। अब CS3 वाले के लिए सिग्नल आएगा, तो CS3 वाले के लिए सिग्नल आना कहां पे चाहिए था, ऑलमोस्ट 1 ppm पे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन का माइनस आई इफेक्ट है वो तो लग रहा है, तो ये जो सिग्नल है ये आता है ऑलमोस्ट 1.7 ppm पे। ठीक है, ये ऑब्टेन कहां पे होता है, 1.7 ppm पे ऑब्टेन होता है। और 1.7 ppm पे ये कैसे ऑब्टेन होगा, सिंगलेट की फॉर्म में ऑब्टेन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो फिर ये कैसे ऑब्टेन हो रहा है, तो ये जो सिग्नल है ये ऑब्टेन होगा, देखिए इसके साइड वाले जो प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स इस वाले प्रोटॉन्स की स्पिन को ये वाले प्रोटॉन्स है ये क्या कर रहे हैं, इंपैक्ट कर रहे हैं। इन वाले प्रोटॉन्स की स्पिन को ये वाले प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं, इंपैक्ट कर रहे हैं। और इसी इंपैक्ट की वजह से ये वाला जो सिग्नल है ये स्प्लिट हो जाता है। और ये जो सिग्नल है इसकी स्प्लिटिंग कैसे होती है, अब वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, CS3 प्रोटॉन के सिग्नल की बात कर रहे हैं। ठीक है, CS3 प्रोटॉन के सिग्नल की बात कर रहे हैं। और CS3 प्रोटॉन के सिग्नल की बात करें यदि हम, तो उसमें इन्फ्लुएंस किसका आ रहा है, CS2 प्रोटॉन्स का आ रहा है। ठीक है, इन्फ्लुएंस और किसका आ रहा है, CS2 प्रोटॉन्स का इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो कितने हैं, 2 हैं। तो इन 2 प्रोटॉन्स का क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं स्पिन की, तो देखिए ये जो 2 प्रोटॉन्स हैं ये क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में या तो क्या करेंगे, यहां से आपका क्या लग रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इन वाले 2 प्रोटॉन्स का यदि हम बात करें अलाइनमेंट, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इन वाले 2 प्रोटॉन्स की। 2 प्रोटॉन्स हैं तो ये तो या तो क्या करेंगे कि दोनों ही है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करेंगे।
ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो यदि आप देखे हैं तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी। या तो दोनों ही प्रोटॉन्स हैं, उनका स्पिन क्या होगा, वो क्या करेंगे, उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है, उनके स्पिन से जो जनरेट हुआ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, या तो दोनों का ही जो आउटर मैग्नेटिक फील्ड है या फिर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का ही उसकी सेम डायरेक्शन में होगा। दूसरा केस क्या पॉसिबल है, दोनों का ही इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए। दो पॉसिबिलिटीज हो गई। अब यहाँ से तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि एक का अप में हो दूसरे का डाउन में हो। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि पहले का अप में हो दूसरे का डाउन में हो। ठीक है, सॉरी, पहले का डाउन में हो दूसरे का अप में हो। इससे ज्यादा और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं और इन तीन पॉसिबिलिटीज में एब्जॉर्प्शन है वो भी इसी के अकॉर्डिंग ऑब्टेन होता है। अब देखिए, जब दोनों ये जो दोनों प्रोटॉन्स हैं, इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इनसे जो जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, वो आउटर मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में है। तो एक जो सिग्नल है वो तो यहां से ऑब्टेन होगा, एक सिग्नल यहां से ऑब्टेन होगा। दूसरा सिग्नल है वो कहां से ऑब्टेन होगा कि जब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन तो ये है और इसकी इन वाले प्रोटॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो एक सिग्नल यहां से ऑब्टेन होगा। दो सिग्नल हो गए। अब जो तीसरा सिग्नल है वो यहां से कैसे ऑब्टेन होगा कि इसमें दो पॉसिबिलिटीज और बन जाती हैं कि या तो एक का ऊपर की तरफ है दूसरे का नीचे की तरफ, या फिर दूसरे का नीचे, पहले का नीचे की तरफ है दूसरे का ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है वो थोड़ा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये जो सिग्नल है ये कैसे बनेगा, एक पीक है, फिर दूसरी पीक है और तीसरी पीक है। ये जो इसकी स्प्लिटिंग है वो कैसे होती है, 1:2:1 में होती है। यानी कि दो साइड वाली पीक होंगी वो तो इक्वल लेंथ की होंगी, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो तो इक्वल होगी, और जो बीच वाली पीक है वो क्या होगी, थोड़ी सी बड़ी पीक होगी। तो 1.7 पे ऑब्टेन होगा। और 1.7 पे ये जो सिग्नल है ये कैसे ऑब्टेन होगा, देखिए कुछ इस टाइप से ऑब्टेन होगा कि एक पीक है वो तो छोटी होगी साइड वाली, उसके बाद बीच वाली पीक है वो क्या होगी, बड़ी होगी, और बीच वाली पीक के बड़ी होने का रीजन क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एंड उसके बाद फिर से जो तीसरी पीक है वो क्या होगी, छोटी होगी। और इस वाले केस में आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो दो साइड वाली पीक्स हैं उनकी लेंथ है वो एक जैसी होगी और बीच वाली पीक की लेंथ ज्यादा होगी, यानी कि इनसे ऑलमोस्ट डबल होगी। ठीक है, 1:2:1 का मतलब क्या है कि यदि इनकी लेंथ 1 है तो इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो समझ आ रहा है, इनसे डबल लेंथ की ये वाली पीक है। तो इस टाइप से एब्जॉर्प्शन होता है इन वाले प्रोटॉन्स का। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ कि CH3 का जहां पे सिंगलेट आना चाहिए था, CH3 का जहां पे ये वाला सिग्नल है इसे हम क्या बोल रहे होते हैं, सिंगलेट बोल रहे होते हैं। और इस वाले सिग्नल को जिसमें 3 पीक्स ऑब्टेन हुई है इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं। और ये किसके लिए ऑब्टेन हुआ है, CH3 के लिए ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, ये किसके लिए ऑब्टेन हुआ है, CH3 के लिए ऑब्टेन हुआ है। अब कुछ स्टूडेंट्स यहां से दिमाग ये लगाएंगे कि CH3 में 3 प्रोटॉन थे इसलिए इसका सिग्नल है वो ट्रिपलेट में स्प्लिट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये कब समझ आएगा आपको, जब हम CH2 का सिग्नल बनाएंगे। तो चलिए CH2 का सिग्नल बनाते हैं, तब आपको अच्छे से वो समझ आएगा। अब देखिए, पहले हमने CH3 का सिग्नल ड्रॉ कर दिया। देखिए सारी चीजें समझ आएंगी, वीडियो को लास्ट तक देखना, पेशेंस बनाए रखिए। अब हमें क्या करना है, CH2 का सिग्नल ड्रॉ करना है। और CH2 का सिग्नल ड्रॉ करेंगे तो इस बार यहाँ पे जो कौन आएगा, वो CH3 आएगा। क्योंकि जब CH3 के स्पिन को CH2 ने इन्फ्लुएंस किया है तो CH3 चुपचाप थोड़े ना बैठेगा, ये भी तो इसका काम बिगाड़ के आएगा। ठीक है, बिगाड़ के आएगा या फिर बना के आएगा, वो तो बदले, जैसे तो तैसा होता है ना कि यदि इसने इसका काम बनाया है तो दूसरा भी बना देगा, और यदि इसने इसका काम बिगाड़ा है तो ये भी बिगाड़ देगा। अब देखिए, इस बार आता है हमारे पास में 3 प्रोटॉन्स का केस। तो 3 प्रोटॉन्स के केस में यहाँ से क्या होता है वो हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। 3 प्रोटॉन्स के केस में यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं, 3 प्रोटॉन्स हैं। तो सबसे पहली चीज ये आपका क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब सबसे पहली चीज तो 3 प्रोटॉन्स वो क्या हो सकते हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में हो सकते हैं, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी, तीनों ही वो क्या हो सकते हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है वो क्या होती है कि एक है वो तो क्या हो, अप साइड पे हो, और जो बाकी 2 हैं वो क्या हो, डाउन साइड पे हो। या फिर बाकी 2 हैं वो डाउन साइड पे, बीच वाले को हमने क्या कर दिया, डाउन कर दिया, और दोनों को क्या कर दिया, अप कर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये वाला एक अप था, ये वाले 2 डाउन थे, अब ये वाला अप है और ये वाला डाउन है, दूसरे वाला भी अप है। तो इस बार हम क्या कर देंगे कि इस वाले को डाउन कर देंगे, सिर्फ फर्स्ट वाला डाउन नहीं आया ना, बाकी दोनों आ गए।
ठीक है, तो फर्स्ट वाले को हमने क्या किया, डाउन किया, बाकी दोनों को अप कर दिया, बाकी दोनों को हमने क्या कर दिया, अप कर दिया। अब जस्ट इसका ऑपोजिट ऊपर बना दो, 2-4 बार बनाओगे प्रैक्टिस हो जाएगी, चीजें टफ नहीं है। बोलोगे कि कैसे याद करें, कौन सा अप होगा कौन सा डाउन होगा, पॉसिबिलिटीज बना के देख लो। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी पॉसिबल है इन 3 प्रोटॉन्स के लिए? नहीं है ना। अब देखिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला यहाँ पे क्या था, अप था, तो हमने फर्स्ट वाले को क्या कर दिया, डाउन कर दिया, और जो बाकी 2 थे उन्हें हमने क्या कर दिया, अप कर दिया। इससे जस्ट ऑपोजिट कर दो, यहाँ पे फर्स्ट वाला अप है तो फर्स्ट वाले को हम क्या कर देंगे, डाउन कर देंगे, बीच वाला डाउन है इसको अप कर देंगे, और तीसरे वाले को फिर से डाउन कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट वाले को हमने अप कर दिया और बाकी 2 को हमने क्या कर दिया, डाउन कर दिया। इसके अलावा आप चाहे कितना भी देख लो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो वो आपको ऑब्टेन नहीं होगा। तो इस वाले कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, देखिए एक तो ये, जब इस वाले का यदि 1 हम कंसिडर करें तो ये क्या है, 3 है और लास्ट में 1 है। तो यहाँ पे जो पीक है वो कैसे ऑब्टेन होगी, 1:3:3:1 में ऑब्टेन होगी। यानी कि यहाँ पे जो सिग्नल आएगा वो कौन सा आएगा, क्वार्टेट आएगा। ये कौन सा आएगा, क्वार्टेट आएगा। यहाँ पे कौन सा आया था, ट्रिपलेट आया था। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ बच्चों के माइंड में जो क्वेश्चन आया था कि CS3 में 3 प्रोटॉन्स है इसलिए इसका सिग्नल है, वो ट्रिपलेट आया है। बहुत से बच्चे ऐसा दिमाग लगाते हैं, ठीक है, और वो गलत भी नहीं है, दिमाग तो लगाना चाहिए ना, लेकिन उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो भी जानना चाहिए कि एक्चुअल में ऐसा क्या हो रहा है। तो वही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि ये 3 प्रोटॉन्स हैं इसलिए इसका ट्रिपलेट नहीं आया था, इसके साइड में 2 प्रोटॉन्स बैठे थे इसलिए इसका ट्रिपलेट आया था। ठीक है, अब यहां से इसके लिए क्वार्टेट आया, क्यों, क्योंकि CH2 के लिए यदि ऐसा होता कि CH3 के 3 प्रोटॉन्स की वजह से इसका सिग्नल ट्रिपलेट आता तो CH2 के 2 प्रोटॉन्स की वजह से उसका सिग्नल कैसा आना चाहिए था, डबलेट आना चाहिए था, नहीं कि उसके सिग्नल में 2 पीक्स होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर कैसा हुआ, इसके सिग्नल में तो 4 पीक आ गई। तो 4 पीक वो आई क्यों, वो 4 पीक आई है बिकॉज ऑफ CH3, बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ CH3। यानी कि जो ये 3 प्रोटॉन्स हैं, ये 3 प्रोटॉन्स का स्पिन है वो क्या कर रहा है, इन वाले 2 प्रोटॉन्स के स्पिन को इंपैक्ट कर रहा है। इन वाले 2 प्रोटॉन्स के जो स्पिन है, जो मैग्नेटिक फील्ड में एब्जॉर्प्शन है EMR रेडिएशंस का रेडियो वेव रीजन की, उसको ये इंपैक्ट कर रहा है। और यहां से सिग्नल जो डिसल्डिंग इफेक्ट की वजह से सिग्नल जो CH2 का आना चाहिए था ऑलमोस्ट 2 पे, वो कहां शिफ्ट हो जाता है, 3 पे शिफ्ट हो जाता है, या फिर ऑलमोस्ट 3.4 पे शिफ्ट हो जाता है। और ये जो सिग्नल है ये कैसे बनता है, तो देखिए ये जो सिग्नल है ये बनता है कुछ इस टाइप से। मार्कर मुझे यूज करने की हैबिट नहीं है तो कुछ अच्छा सा ही नहीं पता कैसा सा बन रहा है, जैसा भी बन रहा है बस आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें 4 पीक्स हैं, थोड़ा जूम करके देख लेना। इसमें 4 पीक्स हैं, एक पीक सबसे साइड वाली है, बीच में 2 पीक हैं और फिर तीसरी पीक है वो इधर है, यानी चौथी पीक है वो इधर है। तो ये 2 टाइप के सिग्नल है वो बन जाते हैं। और ये कौन सा होता है, क्वार्टेट होता है। और ये किसके लिए आया है, CH2 प्रोटॉन्स के लिए आया है। ये किसके लिए आया है, CH2 प्रोटॉन्स के लिए आया है। और ये जो स्पेक्ट्रम है ये किसका स्पेक्ट्रम है, NMR स्पेक्ट्रम ऑफ इथाइल ब्रोमाइड, NMR स्पेक्ट्रम ऑफ इथाइल ब्रोमाइड। अब यहां से मुझे इथाइल ब्रोमाइड का NMR स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं करना था। बोलोगे लास्ट में मैडम आगे ये क्या कर रहे हो, नहीं, हमें एक्सप्लेन क्या करना था, स्पिन स्पिन कपलिंग या फिर स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग एक्सप्लेन करना था। तो कुछ बच्चे तो बोलेंगे कि मैम ये चीज समझ आ गई, लेकिन कुछ बच्चों को ये चीज समझ नहीं आई कि कैसे हम यहाँ से ये कैसे बनाते फिरेंगे, हमें तो कुछ नहीं समझ आ रहा। तो देखिए इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी प्रोटॉन है, अगेन हमारे पास में 2 टाइप के प्रोटॉन है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी NMR स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं तो क्या होगा कि किसी भी प्रोटॉन का स्पिन है वो दूसरे प्रोटॉन के स्पिन को क्या करेगा, इंपैक्ट करेगा, दूसरे प्रोटॉन के स्पिन को क्या करेगा, इंपैक्ट करेगा। और वो जो इंपैक्ट है वो कैसे होगा, या तो सेम डायरेक्शन में होगा आउटर मैग्नेटिक फील्ड की, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसा होने से जो क्या होता है, आपका जो NMR सिग्नल जो कि सिंगलेट होना चाहिए था वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। और वो जो स्प्लिटिंग है वो किस पे डिपेंड करती है कि आपका जो साइड वाले प्रोटॉन्स हैं वो कैसे हैं। और ये जो स्प्लिटिंग है ये एक रूल के बेसिस पे होती है, और वो जो रूल है वो क्या होता है, N+1 में होती है। ठीक है, सिग्नल्स की स्प्लिटिंग है, नंबर ऑफ सिग्नल्स वो हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, N+1 से ऑब्टेन कर सकते हैं। और यहाँ पे N है वो क्या होता है, N इज टू नंबर ऑफ एडसेंट प्रोटॉन्स, यानी कि
जो पड़ोसी प्रोटॉन्स हैं उनका नंबर कितना है, वो कितने प्रोटॉन्स हैं, उसी पे डिपेंड करेगा आपका सिग्नल है वो कैसा आएगा। इसे मैं आपको एग्जाम्पल से फिर से प्रूव कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से बात करनी है अबाउट द ए प्रोटॉन्स। ए प्रोटॉन्स के पड़ोसी प्रोटॉन्स कितने हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं, यानी कि यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आई, 2 आई, 2 + 1 कितना होगा, 3 होगा, और यहाँ पे सिग्नल कैसा आया, ट्रिप्लेट आया। अगेन देखिए यहाँ से CH2 प्रोटॉन्स के लिए यदि हम बात करें तो यहाँ पे N की वैल्यू कितनी आई, 3 आई, 3 + 1 = कितना हुआ, 4 हुआ, तो यहाँ पे क्या ऑब्टेन हुआ, क्वार्टेट ऑब्टेन हुआ। तो ये चीज समझ आ रही है कि जितने भी आपके नंबर ऑफ एडसेंट प्रोटॉन्स होंगे, और ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे तो क्या हो रहा है सिर्फ एक साइड से एडसेंट प्रोटॉन्स आ रहे हैं, कई बार क्या होता है दोनों साइड से भी आ गए। यहाँ पे यदि हम इसे प्रोपिल ब्रोमाइड कर देते तो 3 टाइप के प्रोटॉन्स होते, तो जो बीच वाला होता उसके दोनों साइड से होता। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपको एक ही साइड के पड़ोसी प्रोटॉन्स को कंसिडर करना है, नहीं, दोनों साइड के पड़ोसी प्रोटॉन्स को आपको कंसिडर करना है। और वो जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उसमें आपको क्या कर देना है, +1 ऐड कर देना है। यानी कि ये जो स्प्लिटिंग है ये किस रूल पे होती है, n+1 स्प्लिटिंग रूल, n+1 पे होती है, जहां पे n है वो क्या होता है, नंबर ऑफ एडसेंट प्रोटॉन्स होता है। तो यहां से आपको समझ आ जाएगा n+1 से, n+1 यदि आपको समझ आ गया तो आपको ये सब ड्रॉ करने की कोई नीड नहीं है, ये इसका बेसिस था। मैं आपको डायरेक्ट बता देती कि n+1 से स्प्लिटिंग होती है, तो आपके माइंड में ये चीज घूमती रहती कि कैसे ऐसे पॉसिबल हो गया। लेकिन मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि कुछ प्रोटॉन्स कुछ स्पिन है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक आउटर मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में अलाइन करेगा, कुछ है वो ऑपोजिट अलाइन करेगा, और कुछ है वो सेम ऑपोजिट ऐसे करके अलाइन करेगा। तो इस वजह से सिग्नल्स उनमें स्प्लिटिंग होती है। यदि स्पिन स्प्लिटिंग का कंसेप्ट नहीं होता तो पूरी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सारे के सारे सिग्नल्स वो क्या होते, सिंगलेट ही होते, सारे के सारे सिग्नल्स वो क्या होते, सिंगलेट ही होते। यदि स्पिन स्प्लिटिंग नहीं होती, यानी कि संगति का असर नहीं होता, एक प्रोटॉन है वो दूसरे प्रोटॉन के स्पिन को इन्फ्लुएंस नहीं करता तो, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। एक प्रोटॉन का स्पिन है वो दूसरे प्रोटॉन के स्पिन को इन्फ्लुएंस करता है, और इसी की वजह से क्या होता है, स्पिन स्प्लिटिंग होती है। तो ये चीज समझ आ गई। और इसके लिए स्पिन स्प्लिटिंग के कंसेप्ट के लिए एटलीस्ट आपके कंपाउंड में 2 टाइप के प्रोटॉन्स वो होने चाहिए, 2 टाइप के प्रोटॉन्स वो होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या लिया था, इथाइल ब्रोमाइड लिया था। अब हम यहाँ पे केस कौन सा ले लेते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड का ले लेते हैं। तो यहाँ पे कोई स्पिन स्प्लिटिंग का कंसेप्ट है वो काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि स्पिन स्प्लिटिंग होने के लिए एटलीस्ट कंपाउंड में 2 टाइप के प्रोटॉन्स वो होने चाहिए, और यहाँ पे तो सिर्फ एक ही टाइप के प्रोटॉन है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगलेट ही ऑब्टेन होगा। तो ये था स्पिन स्प्लिटिंग का कंसेप्ट। आई होप सो आपको समझ आया होगा। मैंने एग्जाम्पल के साथ में भी एक्सप्लेन कर दिया है। और हाँ, 2 प्रोटॉन्स का रह गया था, 2 प्रोटॉन्स यदि होंगे तो उनकी स्प्लिटिंग है वो किस टाइप से होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि एक प्रोटॉन का रह गया था, 3 प्रोटॉन्स का हो गया, 2 प्रोटॉन्स का हो गया। यदि एक प्रोटॉन होता है तो उसकी स्प्लिटिंग है वो कैसे होगी, ठीक है। यदि हम यहाँ से बात करें कि कहीं पे भी आपका क्या है, एक प्रोटॉन है, CH प्रोटॉन है, तो ये किस टाइप से इंपैक्ट करेगा, सिग्नल्स की स्प्लिटिंग है वो कैसे होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज अपना क्या होता है, V0 आउटर मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो एक प्रोटॉन है, या तो ये क्या करेगा कि सेम डायरेक्शन में अलाइन करेगा, या फिर क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में अलाइन करेगा। तो यहाँ से 2 टाइप के सिग्नल है वो ऑब्टेन होंगे, और वो सिग्नल कौन सा होता है आपका, डबलेट होता है, ठीक है। वो सिग्नल आपका कौन सा होता है, डबलेट होता है, जो कि 1:1 की रेशियो में होता है। और 1:1 के रेशियो में यानी कि दोनों पीक्स हैं उनकी जो लेंथ है वो क्या होगी, इक्वल होगी। ये भी मैं आगे कोई ना कोई एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर लूंगी, अभी के लिए इसका एग्जांपल नहीं था। तो स्पिन स्प्लिटिंग क्या होती है कि कोई भी आपका प्रोटॉन है वो क्या करेगा, उसका जो भी एडसेंट प्रोटॉन्स हैं वो उसके स्पिन को इंपैक्ट करते हैं, और उसकी वजह से स्पिन क्या हो जाता है, जो उसकी वजह से क्या होता है, सिग्नल में स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। पहले क्या हो रहा है, स्पिन की कपलिंग हो रही है, और उसके बाद सिग्नल की क्या हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है। इसीलिए इसे कहीं बुक्स में कुछ बुक्स में इसे स्पिन कपलिंग कंसिडर करते हैं, कुछ बुक्स में इसे स्पिन स्प्लिटिंग कहते हैं। दोनों का मीनिंग है वो सेम ही है, दोनों चीजें वो डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा है, स्पिन्स की कपलिंग हो रही है, और स्पिन्स की कपलिंग के बाद में सिग्नल की क्या हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है, और इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, स्पिन स्प्लिटिंग है वो बोल रहे होते हैं। तो ये था आपका ऑल अबाउट द स्पिन स्प्लिटिंग। कुछ बचता है क्या इसमें, नहीं आया, आई थिंक इसमें कुछ बचता नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, ये जो सिग्नल्स हैं, जैसे इसको हमने 1 वाले को, ये वाला सिग्नल है इसे हम क्या बोलते हैं, सारी की सारी टर्म्स हम न्यू है, इस वाले को हम क्या बोलते हैं, सिंगलेट
बोलते हैं। इस वाले को हमने क्या बताया, डबलेट बताया, ये ट्रिपलेट बताया, ये क्वार्टेट बताया। यानी कि जैसे जैसे आपकी पीक्स होती है, नंबर ऑफ पीक्स होते हैं, वैसे ही होता है। और जब नंबर ऑफ पीक्स हैं वो 7, 8, 9 तक चली जाते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, मल्टीप्लेट बोल देते हैं। फिर उसे हम क्या बोल देते हैं, मल्टीप्लेट बोल देते हैं। आगे बहुत सारे कंपाउंड्स के स्पेक्ट्रम है, एनएमआर स्पेक्ट्रम है स्पेसिफिक, वो मैं आपको कराने वाली हूँ, सो दैट आपके सारे कंसेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। होप सो आपको स्पिन स्प्लिटिंग अच्छे से समझ आया होगा। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि यदि आपको कुछ भी चीजें नहीं समझ आती हैं तो अभी साथ साथ में पूछ लिया करो, क्योंकि जब आप 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद पूछ रहे होते हैं तो मुझे भी ध्यान नहीं रहता कि मैंने कौन से वीडियो में क्या एक्सप्लेन किया था। सो दैट वो चीजें मेरे लिए भी थोड़ी सी टफ हो जाती है कि फिर से मैं पूरा 20-25 मिनट, आधे घंटे का वीडियो मैं फिर से पूरा देखूं। या तो आप उसमें टाइम मेंशन किया करो कि मैम इस वाले टाइम पे पर्टिकुलर ये चीज हमें समझनी है, ठीक है। ये तो आपको करना ही करना चाहिए कमेंट में, क्योंकि फिर से मेरे लिए भी पूरा वीडियो देखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतना टाइम मेरे पास भी नहीं होता है। एज यू ऑल नोज दैट टाइम में रिसर्च स्कॉलर और कितना प्रेशर होता है और आप सबको भी पता है। ओके, तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और तब तक के लिए या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।